गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे में मानवीय संबंधों का विश्लेषण। आज हम देखेंगे कि मोहन राकेश के नाटक में आधे अधूरे मानवीय संबंध क्या थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानवीय संबंधों में प्रस्तावना। मोहन राकेश जी का जो नाटक है आधे अधूरे नाटक, उसमें मानवीय संबंधों का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया है। यह नाटक आज के शहरी क्षेत्र के मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी की विषमता को उभारता है। कितनी इस परिवार में विसंगतियां हैं। यह नाटक मध्यम वर्गीय जीवन की शुष्क, विनाशकारी रिक्तता का प्रखर दस्तावेज है। इस नाटक का केंद्र बिंदु जो है वो महेंद्र नाथ की पत्नी सावित्री जी है, जो अपने बिखरते परिवार को बांधने के लिए बहुत हद तक प्रयास करती हैं। उनकी विषय वस्तु बहुत ही सहज है। पति पत्नी के बीच में जो गलत फहमियां हैं, पति पत्नी के बीच में जो मतमुटाव है, पति का नाराज होकर घर से चले जाना और फिर वापिस आना, गरीबी के कारण परिवार में अशांति, स्त्री की दूसरी जगह शांति खोजने का प्रयास करना और अंत में आधे अधूरे में आधुनिक मध्यवर्गीय पति पत्नी के असंतोष और अधूरेपन का रेखांकन इस नाटक में किया गया है। इस नाटक के मुख्य शब्द हैं मानवीयता, तृष्णा, शांति, विरक्ता, अधूरापन आदि आदि। आज आधे अधूरे साहित्य में नितांत भिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हैं। जैसी अन्य नाटकों में विपरीत परिस्थितियां हैं, उसी प्रकार सामाजिक परिवेश और आज के कठिन यथार्थ पर यह नाटक बनाया गया है। कहा भी गया है कि आधे अधूरे भारतीय मध्यम परिवार में बिखराव और संतराश की कहानी है। इस नाटक में स्त्री पुरुष और दाम्पत्य संबंधों के दोगलेपन के साथ साथ पारिवारिक विघटन के भी संकेत हैं, जो बहुत सुंदरता से इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। पूरा परिवार अभिशापग्रस्त है। जैसा लगता है परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। हर सदस्य एक दूसरे को घृणाप्रद दृष्टि से देख रहा है। सबके मन में अंदर ही अंदर जहर घुला हुआ है। उसी विषाक्त वातावरण में, उसी कटु वातावरण में सांस लेना परिवार के हर सदस्य की मजबूरी बन गई है। हर सदस्य इस मौके की खोज में है कि वो घर छोड़कर भाग जाए। हर सदस्य के अंदर एक घुटापन है। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के व्यक्तित्व और दिल दिमाग में उसी व्यवहार और वातावरण का असर बनता जा रहा है। माता पिता के प्रिय आत्म संबंध ना होने के कारण उनमें रोज रोज गाली गलौज, मारपीट, कटुता, अलगाव देखकर परिवार के अन्य सदस्य भी
गलत रास्ते पर उतर चढ़े हैं। परिवार के जो बच्चे हैं उन्होंने भी गलत रास्ता पकड़ लिया है। उनके स्वभाव, व्यवहार और दृष्टि में कितना परिवर्तन आ जाता है, इसका चित्र बहुत अच्छे से सामने आता है। किसी को भी उस घर में अपने घर की अनुभूति नहीं होती है। सभी इस घर में घुसते ही, परिवार का हर सदस्य जब इस घर में घुसता है तो उसको अव्यवस्था, बिखराव, अव्यस्तता, अकेलापन महसूस होता है, घुटन महसूस होती है। परिवार का हर सदस्य अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। समाज में जीवन यापन करने वाला यह मध्यम परिवार किस तरह एकता और अनेकता में परिवर्तित होता है, वो यह इस नाटक में बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषण किया गया है। अब हम देखते हैं प्रस्तावना की। अब देखते हैं मानवीय, ये प्रस्तावना के बाद आता है मानवीय संबंधों से अभिप्राय। मानवीय संबंध क्या है, किसे कहते हैं मानवीय संबंध? क्या है मानवीय संबंध? मानवीय संबंधों से अभिप्राय है मानव समाज में मानव के प्रति पारस्परिक मेलजोल है, अर्थात पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में मानव के आपसी संबंधों की चर्चा मानवीय संबंध शीर्षक कहलाती है। व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने परिवेश में एक दूसरे से जो व्यवहार करता है, अपने परिवेश में एक दूसरे से जो संबंध स्थापित करता है, एक दूसरे से जो मधुरता बना के रहता है, उसे कहते हैं मानवीय संबंध। उसे किसकी संज्ञा दी गई है? मानवीय संबंधों की संज्ञा दी गई है। अब आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है आधे अधूरे नाटक में चित्रित मानवीय संबंध। मोहन राकेश जी का जो आधा अधूरा नाटक है उसमें पात्रों की व्यक्तित्व का किसी गहरी मानवीय स्थिति का वर्णन किया गया है। जितने भी पात्र हैं सभी पात्रों में एक अधूरापन है, सभी पात्र संपूर्णता की खोज में है। एक आंतरिक द्वंद्व सभी पात्रों में दिखाई देता है। जो इस तरह की जो स्थिति है वो मोहन राकेश जी ने इस नाटक में प्रस्तुत की है। पात्रों की खिजलाहट, पात्रों का आक्रोश, खिजलाहट समझते हैं? एक दूसरे पर बात पर खींचना, चाहे सामने वाला कितना भी सत्य बोल रहा हो, लेकिन आई एम राइट, मैं सही हूँ, दूसरा गलत है, और एक दूसरे पर खींचना, उसको कहते हैं खिजलाहट। आक्रोश, गुस्से में हमेशा क्रोध, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, हमेशा गुस्सा, हमेशा आम की भावना रखना, अधूरेपन की मार्मिक दुख भावना और उसकी टीस को अभिव्यक्त किया है। आज इस नाटक में देखा है कि सभी पुरुष समान हैं, बस आकृतिगत अंतर है। पुरुष सब एक समान है, लेकिन उनमें सभी पुरुषों में आकृति में अंतर है। आकृति, कोई पुरुष दूसरे पुरुष के समान सक्षम नहीं है। नाटक में टूटते बिखरते, संभलते, सुधरते मानवीय संबंधों को निम्न बिंदुओं से अभिव्यक्त किया गया है। क्या कहा है? कौन कौन से बिंदु टूटते बिखरते हैं जिनको इस नाटक में अभिव्यक्त किया गया है? सबसे पहले मोहन राकेश जी ने कहा है स्त्री पुरुष का संबंध।
सबसे पहला कौन सा संबंध दिया है? स्त्री पुरुष का संबंध। मोहन राकेश जी ने आधे अधूरे नाटक में महेंद्रनाथ और सावित्री देवी के मध्य स्त्री पुरुष के संबंधों का वास्तविक धरातल प्रस्तुत किया है। मोहन राकेश जी ने इस नाटक में जो स्त्री पुरुष के संबंधों की बात कही है, उसमें वर्तमान जीवन के यथार्थपरक और विश्वसनीय पात्रों और परिस्थितियों तथा मन स्थिति का बिंदुवार रेखांकित किया है। आर्थिक विपन्नता से घिरा महेंद्रनाथ और उसकी पत्नी सावित्री नाम की एक महिला है। सावित्री आय प्राप्त करने में अपने परिवार में एक सर्वोच्च स्थान रखती है। मतलब कहने का मतलब कि जो सावित्री है, परिवार में इनकम अर्जित करने का या पैसा अर्जित करने का मुख्य जो स्रोत है वो सावित्री है। सावित्री के अंदर इतना अहंकार आ चुका है कि वो बार बार महेंद्र जी से कहती है, महेंद्रनाथ यानी अपने पति से कहती है कि जो रोटी आज जो रोटी आपको मिल रही है वो मेरी वजह से मिल रही है, मेरी नौकरी की वजह से मिल रही है, वो भी नहीं मिलती है। लड़की भी घर में रहकर बूढ़ी सी हो गई है। तो यह नहीं सोचा था किसी ने, परिवार का खर्चा चलाने के लिए सावित्री को नौकरी करनी पड़ती है। महेंद्रनाथ सावित्री से अटूट प्रेम करता है। विवाह से पूर्व सावित्री भी उसे बहुत चाहती थी, लेकिन आज स्थिति परिवर्तित हो गई है। आज जीवन में सावित्री के अनंत और बहुमुखी आकांक्षाओं के पूर्ति करने में, आज सावित्री की जो आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति करने में महेंद्रनाथ पूर्णतः असमर्थ है। सावित्री को लगता है जब घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी तब महेंद्रनाथ ने अपने परिवार की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। महेंद्रनाथ की अर्जित पूंजी भी थी, कमाई भी ठीक थी, लेकिन महेंद्रनाथ ने बेहिसाब पार्टियां की, बेहिसाब खर्चे किए, बेहिसाब दावतें की और शराबों की पार्टियां कर कर पूरा धन खर्च कर दिया। और दूसरी ओर महेंद्रनाथ को लगता है कि इस आर्थिक संकट की जिम्मेदार जो है वो सावित्री है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से घृणा करने लगे हैं। सावित्री को महेंद्रनाथ से शिकायत रही है कि वह उसे केवल बाह्य सुख देने का प्रयास करता है, लेकिन वहीं उसके आंतरिक मानसिक तृप्ति चाहती है कौन? सावित्री। तभी वह सोचती है कि इस प्रकार के व्यक्ति का होना ना होना बेहतर नहीं था, इससे अच्छा तो ये व्यक्ति हमारे जीवन में उसे बेकार और निठल्ले महेंद्र की पत्नी कहलाने का शौक भी नहीं है और वो चाहती नहीं है। वो आवेश में जुनेजा से भी बहुत कुछ कह जाती है। जुनेजा महेंद्रनाथ की जिगरी दोस्त है। वो कहती है मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी, तात्पर्य कि वह अपने पति के रूप में एक कर्तव्यवान और सफल पुरुष चाहती है। सावित्री अब तो हमेशा महेंद्र को फटकारती रहती है, लेकिन महेंद्रनाथ दब्बू बनकर सारी बातों को स्वीकार करता। क्यों नहीं करेगा? जब कोई व्यक्ति निकम्मा हो जाएगा और 2 टाइम की रोटी चाहिए है परिवार का पालन पोषण करना है, तो वो सुनेगा, दब्बू बनकर रहेगा। ये तो आप भी जानते हो। आज भी मध्यम परिवार में या उच्च परिवार में, किसी भी परिवार की कहानी ले लो, यदि कोई व्यक्ति पुरुष होके यदि वो घर का मुखिया है और वो आय का स्रोत नहीं है, वो कोई भी काम नहीं करता है, निकम्मा बैठा है, तो निकम्मे व्यक्ति की कहीं इज्जत नहीं होती है। यही सेम कहानी आधे अधूरे नाटक की है। आधे अधूरे नाटक में महेंद्रनाथ परिवार से सवाल करता है कि कितने साल हो चुके हैं मुझे इस जिंदगी का भार ढोते ढोते,
कितने साल बीत गए मेरे इस परिवार की देख रेख करते करते। उस सब के बाद मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। यहाँ की जिसे देखो वही मुझसे उल्टे ढंग से बात कर रहा है। कौन कह रहा है? महेंद्र नाथ। क्या कहते हैं कि मेरे कितने वर्ष हो गए इस परिवार को आगे बढ़ाते, कितने वर्ष हो गए इस परिवार का बोझा ढोते ढोते, लेकिन परिवार का हर सदस्य मुझसे ठीक से बर्ताव नहीं करता है। मैं इसकी वजह है कि मैं निकम्मा हूँ। मैं सब कुछ सुन लिया करता हूँ, मैं सुनकर भी चुपचाप रहता हूँ। हर वक्त की दुत्कार, हर वक्त की परेशानी, हर वक्त की चोट, बस कमाई कमाई। क्या मेरी इतनी ही जिंदगी है या मेरी इतनी ही साल की जिंदगी सिर्फ मैं कमाई पर ही आधारित हूँ? इस तरीके से महेंद्र सिंह जो है वो अंदर से बहुत व्याकुल है। आर्थिक प्रॉब्लम को लेकर या आर्थिक परेशानी को लेकर सावित्री के साथ महेंद्र की फटकार महेंद्र को मानसिक रूप से पूर्णतः अपाहिज बना देती है, जिससे वह सह नहीं पा रहा है उस फटकार को, उस जिम्मेदारी को से कोसते हुए बार बार अपने को कोस रहा है। और क्या कहता है कि अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। कौन कर रहा है ये? महेंद्र नाथ। किससे कह रहे हैं? सावित्री से। जब सावित्री बार बार उससे बुरा बर्ताव करती है तो उसके मन में ये विचार आ गया है कि जो जिंदगी हमने चौपट की है इसका जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी मैं घर से चिपका हूँ, क्यों मैं अंदर से आराम तवल हूँ, क्यों मैं घर घुस रहा हूँ, क्यों मैं मेरी हड्डियों में जंग लगी हुई है। पति पत्नी की दृष्टि से महेंद्र एक असफल और दुर्बल पति है, जिसमें अहम बात ठूस ठूस कर भरा हुआ है। और आधुनिक स्त्रियों ने भी इस स्थिति को असफल कर दिया है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं लास्ट में कि विभिन्न पात्रों के माध्यम से एक ही समस्या विभिन्न आयामों में बढ़ती है, वह है स्त्री पुरुष के पारस्परिक संबंधों की विसंगति। सावित्री के जीवन में आए हुए पुरुष पात्र अलग अलग होते हुए भी महेंद्र नाथ के व्यक्तित्व को किसी एक खंड से उभारते हैं। स्त्री पुरुष का यह संबंध इस जगह तक पहुंच चुका है या इस यहाँ तक पहुंच चुका है कि महेंद्र नाथ अपने सम्मान को बचाने के लिए घर से बाहर चला जाता है और चंद घंटों के बाद या कई घंटों के बाद वो घर वापस आता है। दोनों पति पत्नी आपस में मुक्त होना चाहते हैं। पति पत्नी के साथ रहना नहीं चाहता है, पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ रहना नहीं चाहती है। लेकिन महेंद्र नाथ अपनी आंतरिक विवशता के कारण अपनी सावित्री को मिलने का कारण एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं। मतलब आंतरिक विषमता के कारण वो सावित्री से मिलना चाहता है, वो सावित्री को छोड़ नहीं पाता है। अतः एक विश्लेषण दृष्टि से अगर हम देखें तो यह आलेख एक स्तर पर स्त्री और पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है। क्या है? अगर एक बहुमुखी दृष्टि से देखें या आंतरिक दृष्टि से हम देखें या विश्लेषण की दृष्टि से अब देखें तो जो ये आलेख है, जो नाटक है, वो एक स्तर पर स्त्री और पुरुष के बीच में बहुत लगाव भी है और तनाव का दस्तावेज है। महेंद्र जो है वो सावित्री से बहुत प्रेम करता है, सावित्री भी उससे प्रेम करती है, लेकिन ब्याह के बाद जब महेंद्र का धंधा चौपट हो गया है तो उसके बाद सावित्री उससे घृणा की दृष्टि से देखने लगी है, क्योंकि सावित्री की बहुत सारी अपेक्षाएं थी, बहुत सारा बहुमुखी था उसका विकास, लेकिन वो सारे का सारा महेंद्र नाथ पूर्ण नहीं कर पाया है। तो निश्चित रूप से सावित्री अंदर से कचोट मारती है सावित्री की आत्मा, और महेंद्र नाथ की बेकार की हालत से सावित्री भी बहुत कटु हो गई है। एक और घर चलाने का असह बोझ, परिवार चलाना उसका असह बोझ, और दूसरी ओर जिंदगी में कुछ ला हासिल करना की तीखी कचोट। इस संदर्भ में डॉक्टर लक्ष्मी राय ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि सावित्री और महेंद्र इस विसंगत और घुटे भरे दाम्पत्य के जीवन में पारिवारिक विघटनशीलता का मार्मिक और अभिषिक्त वातावरण से विघ्न खटा हुआ महसूस होता है।
इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है, परिवार में जो विघटन हुआ है उसमें बहुत बड़ा जो हाथ है वो जुनेजा बी का है, कि जुनेजा ने महेंद्र सिंह को सही रास्ता नहीं दिखाया, और महेंद्र और सावित्री के बीच में जितने भी बच्चे हैं उनके बड़े बड़े हो चुके हैं, वो सब बच्चे भी उनकी वर्ताव से, किसके बर्ताव से, महेंद्र सिंह के बर्ताव से और माँ सावित्री के बर्ताव से पूर्णतः क्या कहना चाहिए, पूर्णतः असमंजस में हो गए हैं। कोई किसी का सम्मान नहीं करता है। वास्तव में सावित्री की आंतरिक पूर्णता की तलाश और वैवाहिक जीवन की व्यवस्था पुरुष 4 शब्दों में कही गई है, जहां पुरुष कहता है, असली बात इतनी है कि महेंद्री की जगह इनमें से कोई आदमी होता तो तुम्हारी जिंदगी में तो साल 2 साल के बाद यही महसूस करता, तुमने एक गलत निर्णय लिया है, तुमने एक वैसा निर्णय लिया है। सावित्री बार बार यही सोचती है कि यदि मैं किसी के साथ भी जिंदगी शुरू करूं, किसी पर पुरुष के साथ भी यदि मैं अपनी जिंदगी कर सकूं, तो जरूरी नहीं है कि वो पर पुरुष कमाऊ हो, वो पर पुरुष हमारी आकांक्षाओं की, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। और जब आवश्यकताएं असीमित होती हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी आपने सुना होगा, और जब मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, कोई सीमा नहीं होती है, बढ़ती हुई चली जाती हैं, तो इन आवश्यकताओं को लेकर वो विच्छिन्न है सावित्री, कि कहाँ जाऊं, किससे किससे प्रेम पास में बंधूं, किसके साथ अपना घर बसाऊं। और जब वो चारों ओर दृष्टि डालती है तो वापस उसकी दृष्टि अपने पति महेंद्र की ओर टिक जाती है। वो कहती है, जिंदगी में और कुछ हासिल ना हो, कम से कम यह मोहरा तो हमारे हाथ है, यह नामुराद मोहरा तो हाथ बना रहे। स्त्री पुरुष संबंधों में लगाव और तनाव बिन्नी तथा मनोज के माध्यम से भी लेखक ने प्रस्तुत किया है। इसलिए सबसे पहले परिवार की बड़ी लड़की बिन्नी है, जो मनोज के साथ मौका पाकर चुपचाप शादी कर लेती है घर से भागकर, किंतु मनोज के घर में भी जाकर वह सुखी नहीं है, वहाँ भी वह नाखुश है। आपने देखा होगा लव मैरिज बहुत कम सक्सेस होती है, और यहाँ उसने लव मैरिज शादी जो की है, भागकर जो शादी की है, वो अपनी माँ के प्रेमी के साथ की है। तो नेचुरल इसी दृष्टि है, नाटककार ने इसको दिखाया है कि मध्यम परिवार में आज भी यही हुआ है। तो निश्चय ऐसी स्थितियों को लेकर मनोज मनोज लेकिन मनोज भी बिन्नी को पर्याप्त प्यार करता है। अंतर भाव से अगर हम देखें तो इस मनोज इस खोज में है कि बिन्नी वापिस आ जाए, और बिन्नी इस खोज में है कि मनोज से हमारा रिश्ता फिर बन जाए। परंतु मेरा अपना घर, हाँ मैं आती हूँ, एक बार खोजने की कोशिश करके देखूं क्या चीज़ है, लेकिन बार बार उसके दिमाग में आता है कि मुझे मनोज के घर नहीं जाना है, और वो दोबारा अपने घर वापस आ जाती है। अपनी माँ से कहती है, माँ ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मेरा घर मुझे प्यारा है, वो कहाँ है मेरे वो खिड़की दरवाजे, कहाँ है मेरी छत, कहाँ है मेरा फर्नीचर, कहाँ है मेरी डैडी, कहाँ तुम हो, कहाँ अशोक है, कहाँ छोटी बहन है, ये सब कहाँ छिपे हुए बैठो इस घर में, अपने अंदर लेकर जो आई हो, बताओ माँ क्या है। वो बार 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 बिन्नी सावित्री से प्रश्न करती है, और सावित्री कहती है कि जो आदमी अपनी पत्नी पति का नहीं हो पाया और जो एक साथ नहीं रह सके, वो हमारा क्या होगा। इस तरह की उल्हना जो है वो कौन देता है, सावित्री देती है। एक हवा उसने कहा सावित्री ने कि तुम इतनी सारी बातें एक सांस में कह रही हो, तुम जरा अपने आप से महसूस करो कि तुमने गलत किया है या सही किया है। इस तरीके से सावित्री बिन्नी के भावों को भी तोड़ देती है। अतः स्त्री पुरुष में जो संबंधों में बात क्या चल रही थी ना, मानवीय संबंध चल रहे थे, तो जो स्त्री मनुष्य में संबंध यानी स्त्री पुरुष संबंध में जो तनाव यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है, वो राकेश जी ने बहुत अच्छे से यहाँ प्रस्तुत किया है। मनोज को बिन्नी की बालों का प्यारा लगना, मनोज को उसकी नौकरी करना पसंद नहीं आता है, पत्नी के प्यार को प्रदर्शित करता है, वही वो दूसरी ओर संबंधों को बिखेरने वाली हवा है, उन दोनों के बीच से वो गुजरता है। मनोज और बिन्नी दोनों अत्यंत ही दुखी हैं, उनके बीच में भी अत्यंत ठेस पहुंचती है। जैसा कि सावित्री कहती है कि
कि जितने विश्वास के साथ बात कहता है उससे मुझे अपने से एक अजब सी चढ़ होने लगी है। मतलब मनोज जो है सावित्री से बहुत प्रेम से बात करता है, बहुत विश्वास से बात करता है, और वही अंदरूनी रूप से बिन्नी से नफरत करता है। तो यहाँ मोहन राकेश जी ने अपने नाटक में बड़े अच्छे से लिखा है कि मन करता है कि आसपास की हर चीज को तोड़ डालो। कौन कह रहा है ये? बिन्नी। क्या कहती है? कि मन करता है। क्या मन करता है? कि अपने घर के आसपास की हर चीज को दिल से तोड़ डालूं, जिससे उसकी मन की कड़ी जुड़ी है उसको तोड़ डालूं, जिससे उसको चोट पहुंचे। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए जाकर मैं अब भी कटवा लूं। माने वो जो जो चीज मनोज को अच्छी लगती है बिन्नी की, वो सारी चीजों को तबाह करना चाहती है। वह मेरे लिए नौकरी ढूंढ कर तो देखे, मैं उसके लिए नौकरी नहीं करूंगी, मैं अपने लिए नौकरी करूंगी, कुछ भी हो। वो बार बार मनोज बना करता है कि बिन्नी नौकरी नहीं करने दूंगा मैं, तो क्योंकि उसको अपनी मदर इन लॉ जो सासू माँ है या सावित्री जी है उसका जो कैरेक्टर दिखाई देता है, तो बिन्नी को सर्विस करने के लिए नहीं जाता है। और यहाँ बिन्नी तो शायद है, वो कहती है मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं खींच कर खिसिया कर मैं कुछ भी करूं, मैं नौकरी जरूर करूंगा, मैं करूंगी, नौकरी करूंगी। इसी के साथ साथ अपने मन को व्यक्त करते हुए सावित्री, महेंद्रनाथ, अशोक, बिन्नी, किन्नी आदि पात्रों के द्वारा मध्यम वर्गीय, विघटनशील, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में व्याप्त आक्रोश, असंगति और तिक्तता के स्वर सुनाई पड़ते हैं। रिक्त हो गया, लगता है ना खालीपन सा, ऐसा रिक्त जीवन दिखाई पड़ता है उनका। यह स्त्री और पुरुष के बीच लगातार तनाव का दस्तावेज है, लगाव का भी दस्तावेज है। सभी मानवीय संबंधों में बराबर लगाव भी है और तनाव भी है। आधे अधूरे मध्यम परिवार में आर्थिक विषमता किस तरह से बिखरा देती है, इसका यथार्थ चित्रण इसमें दर्शाया गया है। पति पत्नी के आपसी संबंध है वो पूर्णतः विघटित हो गए हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी आपस में एक दूसरे को फूटी आंखों से नहीं देख रहे हैं। उनके संदर्भ में एक डॉक्टर सुषमा जी अग्रवाल थी, उन्होंने कहा कि वस्तुतः राकेश जी ने सावित्री के रूप में एक सशक्त और जिंदा दिल नारी का निर्माण किया है, किंतु अंततः वह भी एक भारतीय नारी है। और नारी स्त्री पुरुष के संबंधों का कितना कटु यथार्थ विवेचन राकेश जी ने इस नाटक में किया है, इसका बहुत ही मार्मिक संबंध यहाँ दिखाई देता है। तो आपने समझा होगा कि मानवीय संबंध क्या है। मानवीय संबंधों में दूसरा संबंध है भाई बहन का संबंध। इस नाटक के माध्यम से बताया गया है, जो आधे अधूरे नाटक में, उसमें भाई बहनों में क्या संबंध है। महेंद्रनाथ और सावित्री के दो पुत्रियां हैं और एक पुत्र है। पुत्र का नाम है अशोक और पुत्री का नाम है बिन्नी और किन्नी। बहन भाइयों का पवित्र बंधन प्राचीन परंपरा से लगा है, परंतु आज समाज में बहन भाइयों के संबंध में भी दोष लग रहा है। इसका खुलासा मोहन राकेश जी ने अपने आधे अधूरे नाटक में किया है, अशोक और बिन्नी किन्नी के माध्यम से। सबसे पहले हम ये समझ ले कि भाई बहन का संबंध कैसा होता है। अगर हम प्राचीन परंपरा की बात करें तो भाई बहन का संबंध एक अटूट संबंध है, सबसे जिगरी जो संबंध है, सबसे हृदय वाला संबंध है, सबसे वात्सल्यमयी जो संबंध है, वो भाई बहन का संबंध। एक बहन कभी भी अपने भाई की आंखों में, आप लोग भी समझ सकते हो, आपके भी भाई होंगे, आपकी भी बहनें होंगी, आपके परिवार में भाई बहनों के बीच में कितना संबंध होगा। जब बहन घर से विदा होती है तो भाई के ऊपर क्या गुजरती है, और भाई जरा सा भी कष्ट में होता है तो बहन अपने बसे हुए परिवार में भी झगड़ा कर भाई के ऊपर उपकार करने को तैयार हो जाती है। कितना अटूट और कितना जिगरी संबंध है भाई बहनों के बीच में। उसी प्रकार से
इस नाटक में भी महेंद्र जी ने स्पष्ट किया है कि अशोक जो इनका बेटा है महेंद्र जी का, वो दोनों बेटियों से बड़ा है। बिन्नी का मनोज के प्रति प्रेम हो जाना, बड़ी बेटी का एक मनोज के प्रति प्रेम हो जाना, वो उससे विवाह कर लेना, इस पर अशोक विश्वास नहीं करता है। भाई है, बहन ने शादी भी कर ली तब भी भाई को विश्वास नहीं है। वह उसे घर से भाग जाने का केवल एक मार्ग समझता है। उसके अशोक के दिमाग में ये बात आ गई है कि पारिवारिक स्थितियां देखकर मेरी बहन सर्वभागी है, मेरी बहन ये गलत काम नहीं कर सकती है। जबकि एक्चुअल में स्थिति यही है कि बहन ने मनोज से शादी कर ली है, परंतु उसके बाद भी भाई को विश्वास नहीं हो पाता है। वो कहता है, कौन? अशोक बार बार यही कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो बहन है वो मौका ही पाते घर से निकल गई है, घर से चली गई है। बड़ी लड़की जब मनोज के साथ भागती है तो छोटी जो लड़की है उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। वह 13 वर्ष की है, स्कूल जाती है और यौन संबंधों में वर्चस्व रखती है। अशोक भी अखबारों में गंदी तस्वीरें देखता है, उनको काटता है, सहेज के रखता है। अशोक ने क्या किया? उसकी जो शिक्षा थी अशोक की, वो बीएससी थी और बीएससी करने के बाद वो पढ़ाई छोड़कर घर बैठ गया है। छोटी बेटी अपने भाई अशोक को शौकी कह के बुलाती है, क्योंकि वो शौकीन है इन सब चीजों का। तो भाई छोटी बहन जो है वो अपने भाई को क्या कह के संबोधन करती है? शौकी। बड़ी लड़की जब से झड़कती है तो उसको वह जवाब देती है, क्या कहती है? वह मारा मारा फिरता है। जब वो बार बार अपने भाई को, छोटी बेटी अपने भाई को क्या कहती है? शौकी। तो बड़ी बहन डांटती है छोटी बहन को कि ऐसा भाई से नहीं बोलना पड़ता है। जब वो डांटती है तो वो छोटी बहन बड़ी बहन से कहती है, मुझे नहीं सुनना, ये भाई ऐसा मारा मारा फिरता है, ये कोई काम नहीं करता है, ये कुछ भी नहीं करता है, इसे अपने जीवन में कुछ करना चाहिए। माँ अकेली घर में संघर्ष करती है, माँ अकेली काम करती है, लेकिन ये भाई कुछ नहीं कर रहा है। तो भाई को बार बार समझा रही है, बहन होने के नाते, छोटी है तब भी समझा रही है। इतना नहीं, बिन्नी की एक सहेली है सुरेखा, वो भी बार बार आती है घर पे और मम्मी पापा के विषय में, जो सुरेखा है ना, वो बिन्नी से, उसके बिन्नी के माँ बाप के विषय में अश्लील बातें करती है। तो पीछे से एक बार उन्हें अशोक सुन लेता है। मैंने अशोक, इसकी बिन्नी की जो सहेली है, बड़ी बेटी की जो सहेली है सुरेखा, वो आपस में माँ बाप की जो अश्लील बातें हैं, जो दोस्ती कर बैठी है मनोज से, या अपने अधिकारी से जो प्रेम है उसका, या डर है, कुछ भी कह सकते हैं, तो उस चीज को लेकर ये दोनों सहेलियां जब मजाक बना रही थी, अश्लील बातें कर रही थी, तो पीछे से चुपचाप अशोक उन बातों को सुन लेता है। और जब अशोक उन बातों को सुन लेता है तो बिन्नी पर बहुत गुस्सा प्रकट करता है। जब बिन्नी पर गुस्सा प्रकट करता है तो अशोक ने किसी वर्णा सेंटर वाली के, मतलब अशोक भी किसी सेंटर वाली लड़की से संबंध जोड़ना चाहता है, तो खुलेआम उसको प्रचारित कर देता है। तो बिन्नी क्या कहती है? अशोक के बारे में बिन्नी को बताती है, क्योंकि ये सब चीजें उसे अच्छी नहीं लगती है। तो कहने का मतलब है कि बहन भाइयों में इतना अच्छा संबंध होता है, इतना पवित्र रिश्ते होते हैं, उनमें अश्लीलता शब्द का प्रयोग शोभा ही नहीं देता है। ये वैदिक काल समाज में नहीं है, ये हमारी विवेकशील समाज है। एक भाई अपनी सहोदरा के साथ ऐसी बातें सुनकर शर्म नहीं करता, परंतु वह परिवर्तन करता है, वह समय परिवर्तन करता। हाँ, जो बहन अपने सहोदर के लिए इतनी अश्लील बताती है, वह वास्तविक यथार्थ प्रस्तुत करना चाहता है। और मोहन राकेश ने इस नाटक में भाई बहन के पवित्र बंधन को एक पवित्र बंधन बताया है। और मोहन राकेश जी ने नहीं, आज की वर्तमान स्थिति में भी देखें तो सबसे अगर कोई पवित्र बंधन है, सबसे अटूट संबंध है, सबसे सगा संबंध कोई है, तो वो एक भाई बहन का ही संबंध होता है। राकेश की दृष्टि में यह बेगापन महसूस होना एक परिवार की नियति नहीं है, एक परिवार की नियति नहीं है, वह आज की दुनिया में हर व्यक्ति की अनुभूति है, उसकी त्रासदी है, उसके जीवन की बड़ी कटु और करुणा बनती जा रही है। लेकिन हर आदमी को इस त्रासदी को झेलना पड़ता है।
सारी कटुता और तनाव के बावजूद भी जिंदगी जो है वो एक धर्रे पर चल रही है। कई बार एक दूसरे को कटने काटने पर भी उतर आते हैं और फिर वापस जिंदगी वही आ जाती है। तो इस नाटक के माध्यम से पूर्णतः ये बताया गया है कि किस तरीके से भाई बहन एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, एक दूसरे के ऊपर अश्लील कीचड़ उछाल रहे हैं। बहन ने मनोज से शादी भी कर ली है, तब भी वो भाई तैयार नहीं है, उसका मन नहीं मानता है। वो यही जानता है कि घर की परिस्थितियों को देखकर ये भाई चला गया है। उधर छोटी बहन भी जब उसे सौखी कह के पुकारती है तो बड़ी बहन छोटी बहन को डांट रही है कि ऐसा बड़े भाई से नहीं कहना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई और बहन में जो संबंध होता है वो एक अटूट संबंध होता है, और इस नाटक के माध्यम से दोनों में अटूट संबंध बताया है। परंतु घर की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति के कारण घर का प्रत्येक सदस्य अपना घर छोड़ना चाहता है, जो जिम्मेदारी के विरोध है। नेक्स्ट पॉइंट है माता पिता का संतान से संबंध। कितनी बड़ी बात है, संबंधों की बात कर रहे हैं, संबंधों का विश्लेषण, मानवीय संबंधों में इसमें आता है माता पिता का संतान से क्या संबंध है। आप खुद जान सकते हैं इसे, बताइए आप लोग क्या बता सकते हैं। माता पिता का संतान से कैसा संबंध होना चाहिए। हर संतान का अपने माता पिता के प्रति हृदय में सम्मान, सेवा भावना, आज्ञाकारिता आदि के गुण होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो अपने माता पिता के प्रति सम्मान। कहा भी है किसी ने, सुनी जननी सोई सुत बड़ भागी, जो मात पिता वचन अनुरागी। माना गया है कि जिसने अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा करी, जिसने अपने जीवन में अपने माता पिता को कभी जवाब नहीं दिया, उसने चारों धाम की यात्रा की। चारों धाम से भी बढ़कर कौन सी सेवा है? माता पिता की सेवा। इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं है। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, है ना। अभी हम भी एक छोटी सी कहानी आपको सुनाएंगे कि किस प्रकार से हमें अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारिता होना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने माता पिता के प्रति समर्पित होना चाहिए। लेकिन इस नाटक के माध्यम से यहाँ एक पुत्र जो है वो पिता का विरोधी नहीं है, लेकिन वो माँ का विरोधी है। हालांकि ये प्राचीन परंपराएं होती थी और आज भी देखा जाता है कि धन जायदाद के चक्कर में, आर्थिक स्थिति के चक्कर में पिता कभी पुत्र का विरोधी बन जाता है, पुत्र कभी पिता का विरोधी। लेकिन ये हमने सच्चाई में देखा है कि एक जो माँ, पिता के अंदर तो फिर भी 1% कहीं ना कहीं स्वार्थ दिखाई देता है, लेकिन जो माँ देती है वो निस्वार्थ देती है। माँ के अंदर कोई कपट नहीं होता है। पिता को जब बेटे का जूता बनने लगे तो पिता पता क्या सोचता है कि अब बेटा बड़ा हो गया है, अब हमारे साथ बिजनेस में हाथ बटाएगा, अब हमारे साथ किसानी में हाथ बटाएगा, अब बेटा नौकरी करेगा, मुझे कुछ राहत मिलेगी। लेकिन माँ जब देती है तो निष्प्रह देती है। माँ का कभी ये उद्देश्य नहीं होता है कि ये बेटा बड़ा हो गया, ये मेरे घर को संभालेगी। माँ हमेशा एक वो चीज होती है कि खुद एक रोटी खाती है और बेटे को 2 रोटी परोसती है। वो माँ होती है। माँ गीले में सोई है, बेटे को सूखे में सुलाया है। माँ कई रात भूखी रही है, बच्चे को दूध पिलाया है। माँ जो देती है निश्चित रूप से निस्वार्थ देती है। आधे अधूरे नाटक में भी जो राकेश जी ने पुत्र के माता पिता के संबंधों को उद्घाटित किया है कि अशोक अपनी माता के दफ्तर में आने वाले लोगों के प्रति बड़ा रूखापन व्यवहार करता है। अशोक जो उनका बेटा है महेंद्र नाथ जी का या सावित्री जी का, जब उसके ऑफिस के लोग घर आते हैं तो उनसे अशोक बहुत रूखापन व्यवहार करता है, उनके ऊपर कागज के पतंगे बना बना के उड़ाता है, उदासीनता का व्यवहार करता है। और लेकिन वो अपने पिता के प्रति बहुत चिंतित है, अपनी पिता की सेवा करता है। नाटक के अंत में वह बाहर से आता है और जब नाटक का अंत होता है, एक बार जब उनके पिताजी यानी अशोक जी के पिताजी, नाटक के अंत की बात कर रही हूँ मैं, कि अशोक के पिताजी जब किसी रिक्शे में बैठ कर आ रहे थे
तो वो एक छड़ी निकालता है और अपनी बहन को देता है कि बहन छड़ी लेकर बाहर जाओ, पिताजी आ रहे हैं, छड़ी पकड़ा देना, वो छड़ी के सहारे से चल पाएंगे, अन्यथा वो गिर जाएंगे। लेकिन गिरने और एक आहट आती है गिरने की, अशोक स्तब्ध रह जाता है। क्या हुआ, क्या पिताजी वहां पर बैठ गिर गए हैं? उसका गला भर आता है। लेकिन सावित्री के प्रति वो हमेशा रूखा व्यवहार करता है। सावित्री भी अपने कमाने योग्य बेटे को, अशोक को, कहीं नौकरी पर लगाना चाहती है। सावित्री भी अकेली थक गई है और वो चाहती है कि अब मेरा बेटा पढ़ चुका है, पढ़ाई छोड़ दी है, अब वो कहीं नौकरी करे, तो वो इस पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ कुछ कम करना चाहती है, वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती है। परंतु अशोक कुछ भी नहीं करता है। यहाँ तक कि एक बार उसकी माँ ने नौकरी भी लगवाई तो अशोक ने नौकरी छोड़ दी है। वो कुछ करने के विचार में नहीं है। उसकी माँ के पुरुष मित्रों द्वारा लगाई गई नौकरी उसे मान नहीं है। वो कहता है, कौन? अशोक, कि माँ जो तुम्हारे मित्र हैं, अगर वो मुझे कहीं नौकरी लगवाते हैं तो मुझे नौकरी नहीं करना। उसका कारण समझ रहे हो? क्या है उसका रीजन? समझ रहे होगे आप लोग, सब समझदार हो। कि वो चाहता है कि माँ के ऊपर दबाव पड़ेगा, माँ से अंदरूनी प्रेम भी है उसका। वो क्या कहता है कि यदि माँ के जो चाहने वाले हैं, यदि मेरी नौकरी लगवाते हैं तो फिर वो माँ पर प्रेशर करेंगे। मैं ऐसी नौकरी नहीं चाहता हूँ। और विक्षुब्ध होकर, यही नहीं, वह अपनी माँ के पुरुष मित्रों से घृणा भी करता है और विक्षुब्ध होकर, गुस्सा होकर सावित्री से कहता है, बुलाती क्यों है ऐसे लोगों के अपने घर में? क्यों बुलाती हो अपने ऑफिस के लोगों को अपने घर में, जिनके आने से हम इतने छोटे हैं कि और भी छोटे आ जाते हैं? मतलब कहने का तात्पर्य कि हम वैसे ही मध्यम परिवार से हैं, लेकिन जब तुम्हारे ऑफिस के लोग आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम लोग निम्न परिवार के हो गए। सावित्री कहती है, ऐसा नहीं है, मैं इतनी खुशामद करूं, लोगों को घर बुलाऊं और तू आए, घर आने वाले लोगों का मजाक उड़ाए, उनके कार्टून बनाए, ऐसी चीजें मुझे भी बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि अशोक क्या करता था कि जब घर लोग आते थे तो उनकी मजाक उड़ाता था, उनके कार्टून बनाता था। तो माँ भी गुस्से में है कि ऐसी चीजें मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो वो कहती, ऐसे लोगों को बुलाती क्यों हो? बिन्नी ने भी अपने माँ बाप के प्रति अतः स्नेह है, प्रेम है, लेकिन वो सबसे ज्यादा, जैसे अशोक को अपने पिता के प्रति सहानुभूति है, माँ के प्रति कम सहानुभूति है, वही बहन को भी अपनी माँ के प्रति ज्यादा सहानुभूति है और पिता के प्रति नहीं। क्यों? जबकि संतान को तो होना चाहिए। क्योंकि वो बहन क्या कहती है कि पिताजी जो है वो निकम्मे हैं, उन्होंने शुरू से घर को नहीं संभाला। यदि घर को संभाला होता, आर्थिक स्थिति को मजबूत किया होता, तो आज हम भाई बहनों का जीवन नहीं बिखरता। जो भी संभला हुआ है हमारा परिवार, वो माँ की बदौलत है। इसलिए वो सब कुछ माँ को ज्यादा प्यार करती है बजाय पिता के। दूसरी ओर पिता से वो आस्था भी रखती है। पिता के घर छोड़ जाने के बाद वो भाई से कहती है कि पिता को वापस लेके आओ, पिता को अपने घर लेके आओ। जब तक पिता घर नहीं आ जाते हैं, जब तक दोनों बहनें बड़ी विचलित होती हैं। तो कुल मिलाकर इस नाटक में ये बताया गया है कि माता पिता के प्रति बच्चों का बड़ा सम्मान है, बच्चे बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन जो माता पिता के कर्तव्य होते हैं, यदि माता पिता भी अपनी जिम्मेदारी को कर्तव्यनिष्ठ होकर करते हैं, तो संतान का रुख वहाँ परिवर्तित नहीं होता है। उसी प्रकार से छोटी बेटी जो उनकी है, वो उसकी उम्र अभी 12-13 साल की है, बहुत छोटे छोटे से वो कपड़े पहने हुए हैं, वो भी विद्रोह प्रवृत्ति के हो गई है। उसको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, अपने शौक, और वो कोई भी चीज देखना नहीं चाहती है। अगर भाई दूध पीता है, गर्म दूध पीता है, तो भी वो चिढ़ जाती है कि ऐसा नहीं है, माँ कहाँ से कमा के लाए। इस तरीके से पारिवारिक स्थिति में बड़ा विघटन हुआ है, बड़ी विघटन की स्थिति बनी हुई है। छोटी लड़की भी थोड़ी तेज स्वभाव की है। जब वो स्कूल जाती है, उसको भूख लगती है और उसके पास कोई पैसा नहीं होता है, तो वो कुछ खाने के नहीं होता, तो थोड़ी उग्र स्वभाव की आ जाती है। जब घर आती है, घर पर भी उसको पर्याप्त दूध नहीं मिलता है, पर्याप्त खाने को नहीं मिलता है, तो वो निश्चित रूप से नाराज हो जाती है। इधर अपनी माँ को अक्सर उसको बाहर रहने का बड़ा खेद है, क्योंकि माँ हमेशा बाहर रहती है, तो वो दुखी होती है।
माँ की कमी को महसूस करती है, क्योंकि अभी वो छोटी है, इसलिए वो माँ की कमी को महसूस करती है। उसे अपने घर को लेकर पड़ोसियों में होने वाली बुरी बुरी बातों से भी दुख होता है। आप समझ सकते हो ना। आप मध्यम परिवार समझो ना, यहाँ भी देखो ना, आज आपके घर में भी कोई अन्य आदमी प्रवेश कर जाए, तो ये अन्य आदमी तो मोहल्ले वाले क्या है, 1 मिनट नहीं लगाएंगे। आज की दुनिया तो ऐसी है कि रियल भाई बहन भी यदि बाहर गए होंगे और अगर वो प्रेम से बातें कर रहे होंगे तो देखने वाले यही कहेंगे कि भैया प्रेमी प्रेमिका होंगे, कोई नहीं कहेगा कि ये भाई बहन होंगे, क्योंकि आज नजरों का वही फेर हो गया है। तो उधर जब मोहल्ले वाले भी, पड़ोसी भी जब उसकी माँ की बुराई करते हैं तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वह बहन बिन्नी या माँ पड़ोसियों के पास जाकर खरी खोटी सुनाती है, परंतु घर में ना तो उसकी माँ रहती है और ना ही बिन्नी उत्तर देने में समर्थ है। अतः वो क्रोध में आकर सभी को मिट्टी के लौंदे कह देती है कि सब मिट्टी के लौंदे के बराबर है। माता पुत्री के इस संवाद में यह देखा जा सकता है कि किन्नी सावित्री देवी का हाथ पकड़कर सुरेखा के घर ले जाने की जिद करती है कि चलो माँ वहाँ चलो, यदि तुम नहीं चलोगी तो मैं वहाँ अकेली जड़ जाएगी, कौन वहाँ मुझे लेके जाएगा। गुस्से में माँ उसे धक्का दे देती है और घर से बाहर नहीं ले जाती है, लेकिन वो बार बार अपनी माँ से प्रयास करती है कि मुझे अपनी सहेली के लिए घर ले चलो, और माँ उसको तैयार नहीं होती क्योंकि माँ के पास समय नहीं है। तो कहना का तात्पर्य है कि वास्तव में आज समाज में बहुत परिवर्तन आ गया है। माता पिता अपनी संतान के प्रति इतने जुड़े हुए दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि संतान माता पिता के प्रति आत्मीयतापूर्ण और सहृदयतापूर्ण श्रद्धापूर्ण संबंध नहीं रख पाता है। इन संबंधों में एक अभूतपूर्व बदलाव आया है। मोहन राकेश जी ने भी यही वास्तविक स्थिति का परिचय इसमें दिया है कि आज की कितनी विकट स्थिति पैदा हो गई है। आज मनुष्य मनुष्य को फूटी आंखों नहीं देख रहा है, भाई भाई को फूटी आंखों नहीं देखता है, भाई बहन को कहने का एक आपने किस्सा सुना होगा ना कि बहन भला ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो वो स्थिति को इन्होंने मोहन राकेश जी ने इस नाटक में चरितार्थ किया है। आधे अधूरे नाटक में नेक्स्ट पॉइंट है प्रेमी प्रेमिका संबंध। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में क्या संबंध है। सावित्री तथा जगमोहन की, महेंद्रनाथ तथा सावित्री की प्रेम, बिन्नी तथा मनोज का प्रेम प्रत्यक्ष रूप से एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में दिखाई देता है। लेकिन अशोक की बात करें तो अशोक का ध्यान इन सब की तो आकृष्ट होता है। महेंद्रनाथ जो हैं वो सावित्री से असंतुष्ट हैं। उनके बहुत सारे कृत्य ऐसे हैं सावित्री जी के, क्योंकि वो जगमोहन सिंघानिया जी से उनके बॉस हैं, वो बार बार उनसे घर बुलाती है। सावित्री की अपनी मजबूरी है, वो बार बार उन्हें घर बुलाती है, बार बार बात करती है और परिवार पर दबाव बनाती है। उस दबाव को देखकर महेंद्रनाथ जी बहुत असंतुष्ट है, उनके कृत्यों से आहसित में है। लेकिन फिर भी महेंद्रनाथ अपने दोस्त जुनेजा की नजरों में सावित्री से बहुत प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि यदि हम जुनेजा को सच्चाई बताएंगे कि मेरा पत्नी से कोई लगाव नहीं, मेरा पत्नी से कोई प्रेम नहीं, तो वहां जुनेजा भी दूसरी तरफ से मेरी पत्नी पर हाथ साफ करेगा। तो जुनेजा की भी यही स्थिति है। वह जुनेजा के सामने अपनी पत्नी की बड़ी तारीफ करता है। वह जुनेजा से कहता है कि मैं औरत को अपनी बीवी को अपने इतने दिल से चाहता हूँ, मैं अंतर मन से चाहता हूँ। और वो कहता है मैं बहुत प्यार करता हूँ। आज की जो हालत है, आज की हालत के लिए प्रेमी प्रेमी का संबंध जो चल रहा है उसमें महेंद्रनाथ खुद जिम्मेदार है। अगर ऐसा ना होता, अगर महेंद्रनाथ ने परिवार के दायित्वों को सही तरीके से निभाया होता
तो निश्चित रूप से परिवार उन्नति कर जाता। इधर सावित्री को भी अपने बॉस से दबना नहीं पड़ता, वो निरंतर आगे बढ़ती जाती, संघर्ष करती, बच्चों में प्रेम बना रहता। लेकिन दूसरी तरफ जो मनोज है वो सावित्री का प्रेमी है, लेकिन सावित्री से प्रेम करने के साथ साथ जब वो बार बार घर में आता था, बार बार परिवार के साथ बैठता था, तो उसका संबंध बिन्नी से हो गया और बिन्नी से उसने शादी कर ली, अर्थात बिन्नी मनोज की प्रेमिका हो गई, मनोज बिन्नी के प्रेमी हो गए। प्रेमिका के नाते होने के साथ साथ बिन्नी और मनोज पति पत्नी भी हो गए। दोनों एक दूसरे में प्रेम भी करते हैं, बिन्नी भी उसे खूब प्यार करता है। लेकिन शादी के पहले जो मनोज बिन्नी को प्रेम करता था और बिन्नी मनोज से प्रेम करती थी, अब शादी के बाद वो सारा प्यार अधूरेपन में बदल गया है। बिन्नी भी अब अधूरेपन की तलवार में है, वह अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी रूप से व्यतीत नहीं कर रही है। पति के रूप में मनोज जैसे स्वस्थ संपन्न युवक को पाने के बाद भी बिन्नी सुखी नहीं है। दोनों के बीच में एक बेगापन है, खालीपन है, अकेलापन है। शादी से पहले उसे लगता था बिन्नी को कि मैं मनोज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तब वह आकर मुझे बहुत प्यार करेगा, मुझे बहुत इज्जत देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मनोज बिन्नी से प्रेम तो करता है, बिन्नी भी अपने प्रेम प्रवाह के पश्चात मनोज से संतुष्ट नहीं रही, उसका जीवन असंतुष्ट हो गया। इसलिए वह अपनी माँ सावित्री से कहती है कि यही तो मैं नहीं समझ पाती हूँ कि पता नहीं कहाँ पर क्या है जो गलत है, मैं शायद समझ नहीं पाती हूँ। जब बिन्नी अपनी माँ को बार बार कह रही है कि माँ मैं आज तक ये नहीं समझ पा रही है कि कौन गलत है, किसी दूसरे को तो क्या, मैं अपने आप को नहीं समझा सकती है। वो अपनी माँ से कहती है, मम्मा ऐसा भी होता है क्या कि दो आदमी जितने ज्यादा साथ रहे, एक हवा में सांस ली, एक सांस ली, एक साथ पानी पिया, एक साथ खाना खाया, एक साथ बैठे, एक दो दो एक प्राण थे, दो प्राणी थे, एक प्राण थे, उसके बाद भी अब एक दूसरे को अजनबी महसूस कर रहे हैं। स्त्री पुरुष के संबंधों में लगाव और तनाव का दूसरा अगर कोई उदाहरण दिखाई देता है हमें, तो बिन्नी और मनोज का उदाहरण देता है। बिन्नी ने भी विवाह से पहले मनोज से बहुत दम भरा था, लेकिन विवाह के बाद मुझे मनोज के साथ रहना मुश्किल हो गया। दोनों के प्रेम प्रश्न टूट गए। मनोज की भी वह स्थिति है, दोनों जितना ज्यादा साथ रहते हैं वे दोनों एक दूसरे को उतना ही अजनबी महसूस कर रहे हैं। कौन? मनोज और बिन्नी। जैसा कि बिन्नी बार बार कहती है कि मेरा मतलब है शादी के पहले मुझे लगता था कि मैं मनोज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पर अब मुझे लगने लगा है कि मैं बहुत अनजान। बच्चों आप समझ रहेगा, इस नाटक के माध्यम से समझ रहे होंगे कि वर्तमान में जो प्रेम प्रेमिका संबंध चल रहे हैं, वर्तमान में जो स्थिति चल रही है प्रेमी प्रेमिकाओं की, वो बड़ी मतलब पहले प्रेम करते हैं, फिर शादी करते हैं और फिर डिवोर्स करते हैं, एक दूसरे को मरने मारने पे भी तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे का कैरियर समाप्त कर देते हैं। और आप लोग इस बात से समझे, इस नाटक के माध्यम से समझे कि किस तरीके से जब एक दूसरे का तो कैरियर खराब होता है तो इसका जो खामियाजा है वो पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, चाहे वो पुरुष साइड से हो चाहे स्त्री साइड से, खामियाजा दोनों परिवारों को भुगतना पड़ता है। उसी प्रकार से सावित्री और जगमोहन के माध्यम से इस बिंदु को लेखक ने बखूबी प्रस्तुत किया है। जगमोहन सावित्री जी का पुराना प्रेमी है जो सदा अपनी सुविधा के लिए जीता है। जब सावित्री अपनी जिंदगी से उबकर पुनः नए जीवन शुरू करने का फैसला करती हैं, तब जगमोहन का सहारा पाना चाहती हैं। जगमोहन अपनी पुरानी प्रेमिका सावित्री है के न्योते के अनुसार, मतलब सावित्री बुलाती है। जब सावित्री बुरी तरीके से घबरा गई है घर में रह के, तो अब सावित्री क्या कर रही है सावित्री क्या कर रही, अपने पुराने प्रेमी जगमोहन जी को अपने घर बुलाती है, न्योता देती है कि घर आओ। जब वो घर आता है अवचेतन मन से, तो सावित्री का प्रेम देखता है तो वह दृढ़ता पूर्वक कदम उठाने में असमर्थ हो जाता है। कौन? जगमोहन जी।
उसको पता है कि पहले हमारा विघटन हो गया था हमारे प्रेम का, अब इसको फिर जरूरत है हमारे प्रेम की, ये बुला रही है। तो वहां सावित्री की बातों से जो सूचना जो मिलती है, सावित्री ने आगे की जिंदगी अब उसके साथ बिताने का निर्णय लिया है। लेकिन सावित्री के इस संबंध में जगमोहन लाल जी ने कोई जवाब नहीं दिया है। जगमोहन तैयार नहीं है। जगमोहन जी अवसरवादी व्यक्ति हैं, अवसर ढूंढ रहे हैं। सावित्री के मनोविज्ञान की बात समझ जाने के कारण या सावित्री के मन की बात समझ जाने के कारण अब वह उससे बात भी करना पसंद नहीं करता। कौन? जगमोहन, जो पहले सावित्री के ऊपर जान छिड़कना चाहता था, लेकिन अब जहाँ सावित्री ने पहले इस प्रेमिका को छोड़ दिया, महेंद्र नाथ से शादी की, इधर उसका संबंध जब मनोज से भी रहा, तो ये बात भी जगमोहन को पता चली। लेकिन अब जगमोहन कहता है, पुरुष तीन हाथ सहलाता, क्या बात कोको, यानी तुमने तीन तीन पुरुष रखे हैं, अब क्यों मुझे बुला रही हो? स्त्री में सच कह रही हूँ, जहाँ पहुँचने से डरती हूँ जिंदगी भर, मुझे लगता है कि आज मेरा कोई भी नहीं है। जगमोहन सावित्री को डियर कहते हैं, उसका उपभोग करते हैं। बच्चों की जिंदगी से लेकर भविष्य में अपनी नौकरी की अनिश्चितता बताकर, इधर उधर की बातों को उलझाकर सामने रखकर, और जगमोहन जी सावित्री से अपना दामन छुड़ा लेते हैं। इतना नहीं, और अशोक को देखा जाए तो बिन्नी पूरा गुस्सा जो है, बहन जो अपना गुस्सा है वो अशोक के ऊपर प्रकटती है। और अशोक का जो प्रेम है, सबके प्रेम की संबंध की बात चल रही है, तो अशोक का प्रेम जो भी है वो कोई एक सेंटर वाली लड़की है, उसके साथ खुलेआम है। तो बिन्नी उसका विरोध करती है, क्योंकि वो जानती है कि प्रेम किसी का फलता नहीं है। तो बार बार समझा रही है कि ऐसा मत करो, ऐसा करने से अपना परिवार जो है वो विध्वंस हो जाएगा, अपना परिवार है जो बर्बाद हो जाएगा। अभी जो परिवार बचा हुआ है, उस परिवार को बचाने में हम सब भाई बहन सक्षम हैं। अगर जो प्रेम प्रेमिका संबंध की बात है, अगर इस प्रेमिका के स्वाभाविक चित्र को हम छोड़ दें और अपने में आ जाए, तो हमारा परिवार अभी भी समझ सकता है। लेकिन वस्तुतः इस नाटक के माध्यम से भी मोहन राकेश ने क्या कहा? मोहन राकेश जी ने इस नाटक के माध्यम से प्रेम प्रेमिका के संबंधों को समझाया है कि किस तरीके से प्रेम प्रेमिका, अच्छा जब प्रेम होता है तो उम्र का भी कोई वो नहीं होता है, कितनी उम्र है, कितना क्या है, उम्र का कोई तगाजा नहीं होता है। प्रेम प्रेमिका के संबंध में कहाँ सावित्री की उम्र है? पहले वो सावित्री अपनी यंग अवस्था में जगमोहन जी से प्रेम करती है, फिर सावित्री शादी कर लेती है महेंद्र जी से, फिर सावित्री का प्रेम हो जाता है मनोज से। तीन तीन चार पुरुषों के साथ संबंध रखा है सावित्री जी ने। तो परिवार में भी एक घृणापद स्थिति बन गई कि नहीं बन गई? और एक समय, मेरा अपना मानना है कि एक समय ऐसा भी आता है जब बच्चा यौन अवस्था में होता है, तब वो संबंध बना लेता है, प्रेम प्रेमिका बन जाते हैं। लेकिन जब या तो उनका विवाह हो जाए, तो विवाह के बाद भी जो डाइवोर्स की स्थिति बनती है, वो क्यों बनती है? बताओ जरा, क्यों बनती है? एक अपने अपने दिमाग से ले, अपने एग्जाम्पल से ले। उसका कारण यही होता है कि प्रेमिका अपने बार बार प्रेमी से कहती है कि अरे जब तुम हमें देख सकते थे तो किसी और को भी देख सकते थे। ऐसी प्रेमिका भी बार बार प्रेमी को दबाने का प्रयास करती है। तो दोनों अंडर प्रेशर हो जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर हो जाते हैं तो फिर दोनों के संबंध विच्छेद हो जाते हैं। और जब दोनों के संबंध विच्छेद होते हैं, दोनों एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वहाँ डाइवोर्स की स्थिति हो जाती है। तो ये स्थिति इस नाटक में मोहन राकेश जी ने बताई है कि किस प्रकार से आपस में सभी के, बहन के, भाई का भी किसी से संबंध है, बहन का भी मनुष्य से संबंध है, आपस में छोटी बहन भी बिगड़ चुकी है, वो भी संबंध बनाना चाहती है। इस तरीके से आपस में किस तरीके के प्रेम प्रेमी का संबंध है, और पूरा परिवार जो है वो विध्वंस हो गया, पूरा परिवार खराब हो गया है, पूरा परिवार सत्यानाश हो गया है, अपनी भाषा में कहें पूरा परिवार विघटन की ओर है। तो हमें इस बात पर ध्यान, मोहन राकेश के नाटक के विषय में, इस प्रेमिका के संबंध में इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें ऐसी कोई गलती अपने जीवन में नहीं करना है,
और व्यक्ति शुरू में ये गलती करता है और जीवन के अंत में पछताता है, तो अपने जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। आगे का पॉइंट कल देखेंगे।